बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डायमंड वे फ्रॉम गोल्डन किले। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक इग्निशन पॉइंट का जिक्र किया था, जो कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया था। मगर वो इग्निशन पॉइंट क्या था, क्या वो कारआमद था या नहीं, चले जानते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों में एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पुरानी राइफल से बेहतर थी। अब इस बात को समझने के लिए पुरानी राइफल को और नई राइफल में आने वाली तब्दीलियों को जानते हैं, ताकि इस बात को समझने में आसानी हो कि पुरानी राइफल नई राइफल से कैसे बेहतर थी। पुरानी राइफल के 4 पार्ट्स थे: राइफल, गन पाउडर, बुलेट, रैमरोड। राइफल से फायर करने के लिए पहले गन पाउडर को बैरल में डाला जाता, फिर इसमें बुलेट को लोड किया जाता, आखिर में इसको रैमरोड से बुलेट को मुकर्रर जगह तक ठोका जाता, फिर वो राइफल इस बुलेट को फायर करने के लिए रेडी होती। इसलिए एक सिपाही को राइफल के साथ 2 बैग्स को कैरी करना पड़ता था, गन पाउडर्स बैग, बुलेट्स बैग। इस तमाम अमल में काफी सारी परेशानियां थी, जैसा कि 2 बैग्स कैरी करना पड़ता, गन पाउडर की मिकदार का तयन, मॉइस्चर की वजह से गन पाउडर का खराब हो जाना, और ये अमल काफी टाइम कंज्यूमिंग था। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए गन पाउडर और बुलेट को एक सिलिंड्रिकल पैकेट में पैक कर दिया गया और इसको कार्ट्रिज का नाम दे दिया गया। अब इस कार्ट्रिज की वजह से एक बड़ी मुश्किल थी, जो कि 2 बैग्स कैरी करने और इसके एसोसिएटेड चैलेंजेस थे। इन तमाम का हल तो निकल आया, मगर इन तमाम आसानियों के बावजूद भी इन कार्ट्रिजेस की बनावट को समझना होगा। इन कार्ट्रिजेस को एक सिलिंड्रिकल शेप में बनाया गया था और इसमें पाउडर और बुलेट को डाला गया था। इसको एक रैपिंग पेपर से कवर किया गया था, इस कार्ट्रिज को ऊपर से फोल्ड करके बंद किया गया था। इस तमाम रैपिंग को मौसमी असरात से महफूज करने के लिए इसमें एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए कार्ट्रिज का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सिपाही को फोल्ड किए हुए हिस्से को अपने दांतों से काट कर हटाना होता था और फिर गन पाउडर और बुलेट को राइफल में लोड करना होता था, ताकि इसको फायर किया जा सके। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस पुराने प्रोसेस से बहुत बेहतर था और आसान था, मगर सिपाहियों को इस कार्ट्रिज के रैपिंग में इस्तेमाल होने वाली चर्बी पर एतराज था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो लॉर्ड टैलो का मिक्सचर था। मतलब ये बात आम हो गई कि इसमें गाय और सूर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। गाय हिंदू मजहब में मुकद्दस है और सूर इस्लाम मजहब में हराम है, इसलिए सिपाहियों ने इसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब क्या था कि फरवरी 1857 को ओडिशा के बहरामपुर से 19th नेटिव इन्फेंट्री ने नए कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मार्च 1857 को तहलील कर दिया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19th नेटिव इन्फेंट्री को तहलील कर दिया, तो बर्कपुर से भी खबर आई कि एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने एक ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी वजह से 18 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। इसी तरह से 3 मई को अवार्ड की 7th अवार्ड रेजिमेंट ने भी ऑर्डर्स मारने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इसे भी तहलील कर दिया गया। और साथ ही 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी खबर आई कि 3rd नेटिव कैवेलरी के 90 घुड़सवारों ने नई कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब जो इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया गया और इनको 10 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। 10 मई को बाकी रह जाने वाले 5 सिपाहियों ने जेल पर हमला किया और अपने साथियों को रिहा करवा लिया। इस दौरान जो भी ऑफिसर्स आए वो तमाम के तमाम मारे गए। तो इस तरह से हुई 1857 की जंग आज़ादी का आगाज। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्यों लिखा और बताया जाता है कि जंग आज़ादी की शुरुआत मेरठ से हुई, बहरामपुर को इसका इग्निशन पॉइंट क्यों नहीं माना जाता? और इसकी वजह यह है कि मेरठ में जब सिपाहियों ने अपने साथियों को रिहा करवाया, तो उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो दिल्ली पहुंच पाए या नहीं? इनको लीड किसने किया?
सूबेदार से जनरल कौन बना? झांसी की रानी कौन थी? मौलवी साहब का इस लड़ाई में क्या किरदार था? क्या ये कामयाब रिवॉल्ट था? इन सब बातों को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।